भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में सबसे पहले भारत के संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम यानी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन जब जो नियम अधिनियम पारित हुए वो निम्न है, जिसमें से पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। जिसमें से पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे को बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम वारेन हेस्टिंग रखा गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में मुख्य काम नियंत्रण परिषद की स्थापना है, कंट्रोलर काउंसिल की स्थापना किया गया। उसके बाद अगला अधिनियम आता है चार्टर एक्ट अधिनियम 1813, जिसमें शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात आती है तथा कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर अन्य सभी यानी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। फिर चार्टर एक्ट 1833 आता है, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के संपूर्ण गवर्नर जनरल बनाया जाता है और प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। कंपनी का वास्तविक पूर्वाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया तो प्रथम लॉर्ड मैकाले। चार्टर एक्ट 1853 आता है। चार्टर एक्ट 1853 जब आता है तो इसमें विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की जाती है और सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाता है। अब ब्रिटिश क्राउन के तहत 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश भारत का जो शासन प्रणाली होती है ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है और ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम निम्न है, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1858 पहला है। तो भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या क्या मुख्य बातें हैं? तो गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पदनाम दिया गया और भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। भारत का शासन कंपनी से चलकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 जो आता है इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 जब आता है तो इसमें केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने के अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसमें है। फिर उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में निम्न बातें थी, जैसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार इसे कहा गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया गई। विषयों को 2 भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित किया गया। और उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जिससे भारत के लगभग 2/3 भारतीय संविधान के लगभग 2/3 प्रावधान को लिया गया है। उसमें क्या क्या बातें हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्न बातें हैं। केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना की जाएगी, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की जाएगी और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होगी। केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना होगी। बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा और सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण किया जाएगा। यह हुआ भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। अब आते हैं
हम भारतीय संविधान पर भारतीय संविधान के गठन की बात किया जाए, भारतीय संविधान के गठन की बात है कैबिनेट मिशन योजना 1946 कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। अब इसमें सदस्य संख्या की बात की जाए, इसमें कुल सदस्य संख्या 389 थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत मतलब जो ब्रिटिश भारत था उस प्रांत से कितने थे, 296 सदस्य थे। देसी रियासत से 93 थे, और उसके बाद महिला सदस्य कितने थे इसमें, तो 15 सदस्य थे। अगर पहली बैठक की बात किया जाए तो पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। वहीं अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। और उद्देश्य प्रस्ताव कब आता है, तो उद्देश्य प्रस्ताव आता है 13 दिसंबर 1946 को। पेशकर्ता जवाहरलाल नेहरू, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। पदाधिकारी की बात किया जाए संविधान सभा के पदाधिकारी, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार बी एन राय को माना जाता है। और उसके बाद आता है संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। नियम समिति, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित समिति जो थी उसका कार्यभार सरदार पटेल को दिया गया, सरदार पटेल को उसका अध्यक्ष बनाया गया। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को दिया गया। प्रारूप समिति जिसे प्रारूप समिति जिसमें 7 सदस्य थे तथा अध्यक्ष इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। भारत का संविधान की बात किया जाए तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 व 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं, जबकि वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ और लगभग 465 अनुच्छेद हो गए हैं। अब भारतीय संविधान के स्रोत। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान है वह अन्य देशों के प्रावधान से प्रेरित हैं। जैसे ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली प्रेरित है। वहीं एकल नागरिकता और विधि का शासन, यानी ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात किया जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय पुनर्वलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद और विधियों के समान संरक्षण लाया गया। वहीं कनाडा की बात किया जाए तो संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्य की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। आयरलैंड की बात किया जाए तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, निर्देशकता तो लिया गया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य लिया गया है। जर्मनी से क्या है, तो जर्मनी से आपातकाल लिया गया। सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है, तो मूल कर्तव्य लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। अब उद्देश्य की बात किया जाए तो हमारे जैसे कि उद्देश्य क्या है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए सभी इसी तरह कंप्लीट है। तो उद्देश्य और प्रस्तावना की बात की जाए तो इसमें भारत क्या होगा, तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। क्या क्या न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है। स्वतंत्रता 5 प्रकार
प्रकार की स्वतंत्रता है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समता, समता 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए समाजवादी शब्द कौन कौन से हैं? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। केशवनंद भारतीयवाद 1973 में यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका की संविधान को भाग है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है। अब आते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक की बात किया जाए तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह अनुकृतियाँ हैं। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात किया जाए संवत पर आधारित है। और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। आपका राष्ट्रीय प्रतीक खत्म हो गया। अब आते हैं नए राज्यों का गठन। नए राज्यों के गठन की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन होता है। गुजरात का 1 मई 1960 को स्थापना होती है। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 को। मणिपुर को 21 जनवरी 1972 और 21 जनवरी को 3 राज्यों का गठन होता है। 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों का गठन होता है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन कब होता है? 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम की स्थापना कब होती है? 16 मई 1975 को। जबकि 29 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की जाती है। जबकि 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना की जाती है। 2000 में 3 नए राज्य बनाए जाते हैं। 3 नए राज्य में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण किया जाता है। वहीं 2014 में आंध्र प्रदेश को काटकर एक नया राज्य बनाया जाता है जिसे तेलंगाना कहा जाता है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को किया जाता है। राज्यों के गठन के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जिसकी स्थापना 1953 में होती है। राज्यों का पुनर्गठन आयोग 1953 में हुए। इसके अध्यक्ष फजल अली तथा इसके अन्य 2 सदस्य कौन कौन से थे? के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। अब आते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार प्रारंभ में हमें 7 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त है। समानता कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। परंतु अब 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं तथा एक और मूल अधिकार जोड़ा गया है जिसे अब हम 7 मूल अधिकार अब भी कह सकते हैं क्योंकि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना है? 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। और संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। उसके बाद 33, 34, 35 में मार्शल लॉ और मूल अधिकार के कुछ प्रमुख नियम हैं। मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया। मूल अधिकार के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करती है। रिटें हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 358 में है।
स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्य की अगर बात किया जाए तो मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। मूल कर्तव्य भाग 4 का में है और अनुच्छेद 51 का में। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो वर्तमान में 6 से जो क्या था तो 6 से 14 वर्ष के प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने या माता पिता या संरक्षक के कर्तव्यों का प्रावधान करता है। भारत का राष्ट्र क्या कहते हैं, अब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक यह गैर वाद योग्य है या अर्थात इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अब अगर बात किया जाए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगर त्यागपत्र की बात किया जाए तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। पदावधि की बात किया जाए तो 5 वर्ष की कार्यकाल होता है। इन्हें हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। और योग्यता इनकी भारत के नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगर शपथ की बात की जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे तथा अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है, लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और पारित कैसे होगा तो पारित दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाएगा तथा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा इसे पारित करने के बाद लागू होगा। अब उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संघीय मत द्वारा किया जाता है। अगर शपथ की बात तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, कार्यकाल 5 वर्ष कह सकते हैं। और योग्यता की बात किया जाए तो भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। त्यागपत्र की बात की हो, राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है, राज्यसभा का सभापति होता है, यह उपराष्ट्रपति हो गया। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो इसमें कौन कौन शामिल है तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति द्वारा और प्रधानमंत्री की सलाह पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा में आत्मविश्वास प्रस्ताव ले आकर हटाया जा सकता है। आकार कैसे होती तो लोकसभा के कुल सदस्य जितने उनके कुल सदस्यों के 15% से अधिक सदस्यों को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जा सकता है। लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। महान्यायवादी का अगर परिचय की बात की जाए तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नियुक्तकर्ता कौन होता है तो राष्ट्रपति है। और इसकी योग्यता क्या होती है? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की है। इसके अधिकार क्या हैं? 2 प्रकार के अधिकार हैं। पहले, भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। वहीं अगर महान्यायवादी की बात किया जाए, राष्ट्रपति के प्रसाद सामान्यतः 3 वर्ष कार्यकाल इनका है। अब अगर और आगे बात किया जाए तो महालेखा नियंत्रक परीक्षक तथा कैग का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। इनका नियुक्तिकर्ता कौन है? राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो जाती है के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यह रिपोर्ट अपने सौंपते हैं किसे? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनका कार्य क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के लेखा जोखा का परीक्षण करना है। अब आता है संसद की बात की जाए तो संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और
राष्ट्रपति। राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। अब राज्यसभा की अगर बात की जाए तो इसकी गठन की तिथि 3 अप्रैल 1952 है। प्रथम बैठक 1952 ईस्वी को हुई थी। 13 मई 1952 ईस्वी को हुई। उच्च सदन इसे कहा जाता है, या इसे स्थायी सदन राज्यसभा को कहता है। राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन कहा जाता है। अगर राज्यसभा की सदस्य संख्या कहा जाए तो निर्धारित कितनी है, 250 निर्धारित है, जिसमें से 238 निर्वाचित, 12 मनोनीत हैं। वर्तमान में 245 हैं, 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत हैं। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। हाँ, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अब आता है लोकसभा। लोकसभा में अनुच्छेद 81 में प्रावधानित है, जिसमें लोकसभा को निम्न सदन अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। इसमें सदस्य संख्या की बात की जाए तो निर्धारित कितना है, 550 निर्धारित है। 530 राज्यों में, 20 यूटीएस में। वर्तमान में 543 है, 524 राज्यों में तथा 19 यूटीएस में। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनके सदस्यों का, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल या फिर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 13 दिसंबर 1952 को हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं तथा प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है, तो इसका कारण क्या होता है। कारण है कि किसी विधेयक में दोनों सदनों के बीच यदि कोई मतभेद बन जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को आयोजित करता है तथा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विधेयक पारित होता है, साधारण बहुमत से नहीं बुलाई जा सकती है, तो संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। अब तक बुलाई गई है संयुक्त अधिवेशन, अब तक संयुक्त अधिवेशन को 3 बार बुलाया गया है। अब वित्त समिति की बात की जाए तो वित्त समिति 3 प्रकार की हैं। कौन कौन, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य हैं, केवल यह लोकसभा से जुड़े होते हैं। जबकि लोक लेखा समिति की बात की जाए तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा उप समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से सदस्य और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब अगर धन विधेयक की बात की जाए तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसे सर्वप्रथम पेश किया जाता है लोकसभा में। राज्यसभा इसे रोक सकती है 14 दिन, लेकिन 14 दिन के अंदर यदि यह अपना कोई प्रवास को उन्हें वापस नहीं देता है तो अपने आप ही स्वतः धन विधेयक लागू हो जाता है। न्यायपालिका की बात की जाए तो न्यायपालिका भारत में एकीकृत न्यायप्रणाली है। भारत में 3 न्यायपालिका के 3 स्तर हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात सबसे निचले तल पर हर जिले में स्थित होता है अधीनस्थ न्यायालय। उसके बाद हर राज्य में स्थित होता है उच्च न्यायालय, और उस उच्च न्यायालय और पूरे भारत का जो न्यायालय है उसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अब उच्चतम अथवा सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जाए तो अनुच्छेद 124 में गठन की तिथि की बात किया जाए 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, 34 है। 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष की आयु में उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता क्या है, भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक को उच्च न्यायालय या ऐसे
ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवक्ता हो। अब न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कॉलेजियम की सिफारिश पर किया जाता है। कॉलेजियम में शामिल कौन कौन होते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। राष्ट्रपति न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अब और आगे देखें तो इसके बाद आता है आपका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की बात की जाए, उच्च न्यायालय वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है। उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कॉलेजियम की सिफारिश पर किया जाता है। न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति होने की अर्हता कितनी है? तो भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 साल तक प्रैक्टिस कर चुका हो। उसके बाद न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष है। इन्हें हटाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन विशेष बहुमत द्वारा उच्च न्यायालय के सदस्य को हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? भारत में 25 है। अब राज्यपाल की बात की जाए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी पदावधि क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है, लेकिन सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। शपथ ग्रहण करता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तथा राज्यपाल की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। अब राज्य की मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो इसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नियुक्तिकर्ता शपथ प्रदाता कौन होता है? तो जो राज्यपाल होता है। कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद कार्यकाल कर सकता है। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है, तो अधिकतम 6 माह तक। आकार राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 15% है, किंतु 12 से कम नहीं है। राज्यपाल को त्यागपत्र कौन सौंपता है? यानी मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो राज्यपाल को सौंपते हैं। अब बात किया जाए कि फिर राज्य सरकार का या फिर राज्य का महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता की बात की जाए तो अनुच्छेद 165 में है। इसे राज्य का सर्वोच्च विधिक सलाहकार माना जाता है। इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है। नियुक्त करता है, इसे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय विधानमंडल के अंग की बात किया जाए, भारतीय विधानमंडल के 3 अंग होते हैं: राज्यपाल, विधानमंडल, विधान परिषद। यदि विधान परिषद हो तो जैसे कि विधान परिषद की बात की जाए तो विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है? कम से कम 25 और भारत का नागरिक हो। साथ ही सीटों की संख्या की बात की जाए तो अधिकतम 500 सीटें और न्यूनतम 60 सीटें। लेकिन अपवाद है कि सिक्किम में 32 सीटें हैं, गोवा और मिजोरम में 40 सीटें हैं। अब और बात की जाए सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता कैसे खत्म हो सकती है? सदन में बैठकों से बिना अनुमति के 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है कोई तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश 403 सीट है और सबसे कम सीटों वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और आगे बात किया जाए राज्य की विधान परिषद तो राज्य की विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इनकी योग्यता क्या होती है इनके सदस्यों की? तो भारत का नागरिक 30 वर्ष की आयु, अस्थायी सदन होता है। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या विधान परिषद सदस्यों की संख्या अधिकतम राज्य विधान सीटों को 1/3 हो सकता है या फिर न्यूनतम 40 से कम नहीं होगी। विधान परिषद में किस राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन 6 राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 58 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं, तेलंगाना में 40 सीटें हैं। अब संशोधन की बात की जाए, संशोधन भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में। महत्वपूर्ण तथ्य, अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए, संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन, परिवर्तन और निरसन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक संसद किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन के लिए विशेष बहुमत अर्थात उससे सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान के कुल उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी लेना आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, जीएसटी परिषद, 7वीं अनुसूची और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जाती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य होता है। अब स्थायी स्वशासन की बात आती है। अब स्थायी स्वशासन की अगर बात देखा जाए तो स्थायी स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यह विषय कैसा है? तो यह राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। आप कुल कितने विषय हैं? राज्य स्थायी स्वशासन कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक ग्रामीण या फिर पंचायती राज प्रणाली कह सकते हैं, एक नगरीय स्वशासन प्रणाली। नगरीय स्वशासन प्रणाली की अगर बात किया जाए तो इसमें कुल 18 विषय हैं और नगरीय शासन प्रणाली में कुल 18 विषय हैं। अगर संवैधानिक दर्जा कब मिली तो 74वां संविधान संशोधन 1952 द्वारा मिली, 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा मिली। 1 जून 1993 से नगरीय स्वशासन प्रणाली लागू। नगरीय स्वशासन प्रणाली के स्तर की बात किया जाए तो यह 3 स्तरीय प्रणाली है। इसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम शामिल है। अब अगर इधर ग्राम पंचायत की बात की जाए, पंचायती राज प्रणाली की बात की जाए तो पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई तो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर शुरू की गई थी। इसमें कुल 29 विषय हैं और इसका स्तर कितना? त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत या क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। अब पंचायती राज का शुभारंभ की बात किया जाए तो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे शुरू किया गया था। संवैधानिक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया और 25 अप्रैल 1993 से यह लागू है तथा 25 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां। तो पंचायती राज समिति से संबंधित 4 प्रमुख समितियां हैं। एक बलवंत राय मेहता जो कि 1957 में आया था, फिर अशोक मेहता समिति जो 1977 में आया, फिर JB केशव समिति जो 1985 में आया, फिर लक्ष्मी सिंघवी समिति जो 86 में आया, फिर PK थोंगन समिति जो 1988 में आया। अब किस समिति में क्या सुझाव दिए गए जो प्रमुख हैं उन्हें हम समझते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आया था, उसमें प्रमुख सुझाव था कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू किया जाए। त्रिस्तरीय कैसे होगी? तो ग्राम, खंड और जिला में विभाजित होगी। वहीं अशोक मेहता समिति आते हैं, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बताया। उन्होंने कहा कि ये खंड स्तर पर पंचायत का स्थापना किया जाए, जिले स्तर पर किया जाए। और LM सिंघवी जो थे वो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति की सिफारिश पर दिया गया था। यानी पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन के तहत संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किसने किया? तो LM सिंघवी कमेटी या फिर इसे
लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी कहा जा सकता है, जो कि 1986 में आया था। पंचायती राज एवं नगर निकाय। पंचायती राज एवं नगर निकाय की बात, चुनाव का आयोजन कौन कराता है? चुनाव का आयोजन निर्वाचन आयोग कराता है। सदस्य बनने की न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष होती है। सभी स्तरों पर महिलाओं की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 1/3 सीटें हैं। कार्यकाल कितना होता है इनका पंचायत सदस्यों का? तो 5 वर्ष होता है। वित्त की सिफारिश पर राज्य वित्त आयोग करता है और रिक्त सीटों को पुनः 6 माह के भीतर कराना आवश्यक है। वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के किन किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में नहीं है। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग का। वित्त आयोग की अगर बात किया जाए तो वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में। इसके गठन की बात की जाए तो गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? सुझाव देना होता है, जैसे संघ और राज्य के मध्य करों के बंटवारे के संबंध में, राज्य को अनुदान की सहायता संबंध में। वित्त आयोग एवं अध्यक्ष। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे। 13वें के विजय केलकर थे और 14वें वित्त आयोग के DYB रेड्डी और 15वें के NK सिंह हैं और 16वां वित्त आयोग वर्तमान में खड़गे हो गया। अगर वित्त आयोग की संरचना की बात किया जाए तो एक संरचना और 4 सदस्य। रिपोर्ट की बात किया जाए तो राष्ट्रपति को सलाह मानना और बाध्यकारी नहीं होता है। अब आता है आपका निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग का प्रावधान कैसे है, क्या है, इसे देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में यह एक विधिक अधिकार प्रदान करता है, जिसे हम मतदान का अधिकार कहते हैं। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मतदान का अधिकार विधिक अधिकार है। और चुनाव आयोग और क्या करता है? चुनाव करवाता है। किसका चुनाव करवाता है? तो निर्वाचन आयोग जो है या राष्ट्रपति का करवाता है, लोकसभा राज्यसभा का कराता है, विधानसभा विधान परिषद का चुनाव करवाता है। और अगर यह बना कैसे है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना हुआ है। अगर निर्वाचन आयोग में एक चीज़ और पहले समझ लेते हैं कि निर्वाचन आयोग में 61वें संविधान एक संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1988, जिसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब आते हैं कि निर्वाचन आयोग बना कैसे? निर्वाचन आयोग का तंत्र कैसे? निर्वाचन आयोग 3 सदस्यों से मिलकर बना होता है, जिसमें से 1 प्रमुख तथा 2 उप निर्वाचन उप आयुक्त होते हैं। अब इनकी कार्यकाल कितने होते हैं? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति ही इन आयुक्तों की निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति करता है। अगर निर्वाचन आयोग की बात किया जाए तो इनका वेतन भत्ता अनुलाभ कैसे है? सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान होता है। उसके बाद अगर निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की बात किया जाए, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो BS रामा देवी थी। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। अब हम चलते हैं आपात उपबंध। अब ज़्यादा नहीं बचा है। अब आपात उपबंध की अगर हम बात करते हैं तो आपात उपबंध भाग 18 में है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक। आपात उपबंध में सबसे पहले आता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 352 जो है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा हुई है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अभी तक 3 बार हुआ है। कब? 1962, 1971 और 1975 में।
कारण क्या क्या हो सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल का कारण क्या क्या हो सकता है, तो 3 कारण हो सकते हैं, या तो युद्ध हो, या बाह्य आक्रमण हो, या सशस्त्र विद्रोह हो। यह प्रारंभ में जो सशस्त्र विद्रोह है, यह सशस्त्र विद्रोह पहले नहीं था, पहले आंतरिक अशांति था, जिसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा सुधार करके इसे आंतरिक शांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आपात उपबंध की घोषणाकर्ता कौन है, तो राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर पहले मौखिक तरीके से राष्ट्र आपातकाल का उद्घोषणा कर सकते थे, परंतु एक संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति ने यह किया गया कि अब राष्ट्रपति जब भी करेगा, यह संघीय मंत्रिपरिषद के लिखित प्रस्ताव के आधार पर आपातकाल की घोषणा करेगा। अब आता है कि दूसरा का आपात उपबंध कौन कौन सा है, तो दूसरा का आपात उपबंध में आ जाता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल इसे हम कहते हैं। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 356 में। अगर इसके कारण की बात की जाए, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाता है, जब किसी राज्य में राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगर अब उसके बाद ये बात की जाए कि इसके बाद तीसरा आपात उपबंध कौन था, तीसरा आपात उपबंध वित्तीय आपात था, अनुच्छेद 360 के तहत है। जो वित्तीय आपात है, अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है। अब आता है आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन कैसे होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के अंदर प्रावधान के द्वारा इसकी यानी आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन किया जाता है। और राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, या वित्तीय आपातकाल कैसे लगेगी, या संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत ला करके 2 माह के भीतर इसे किया जा सकता है। अब आ जाएंगे हम लोग संविधान संशोधन को एक नज़र में समझेंगे, कौन कौन से जो प्रमुख संवैधानिक संशोधन है उनका अध्ययन करेंगे और फर्स्ट रिवीजन करेंगे। संपूर्ण कहते हैं हमारे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन जो हुए हैं, उन संशोधन संबंधित है कौन कौन सा है, तो उसमें से पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में आता है, जिसके माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 आता है। सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई 1967 के माध्यम से। फिर 24वां संविधान संशोधन प्रमुख रूप से है, जो कि आता है 1971 में। संसद को यह अधिकार दिया गया कि संसद के किसी भी भाग मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य होगा। अब उसके बाद 35वां संविधान संशोधन की बात किया जाए, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में आता है, और इसमें सिक्किम को सहयोगी राज्य या फिर यूटीएस बनाया गया। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब 42वां संविधान संशोधन आता है। जब 42वां संविधान संशोधन आया, यह 1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, या फिर इसे लघु संविधान कहा जाता है, या फिर इसे छोटा संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए। 42वां संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन में प्रमुख रूप से जो संशोधन हुए उन्हें देखते हैं। तो
प्रस्तावना में हुआ। प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए। अगर मूल कर्तव्य की बात की जाए तो 45वां संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व में भी कुछ संशोधन हुए, जैसे कि 39 का अनुच्छेद 39 का होता है, 43 का आता है। 39 का में क्या है तो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उद्योगों के प्रबंध। 43 का में क्या है तो 43 का में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों भाग लेना शामिल है। अब और आगे बात किया जाए तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही 48 का को भी जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों से संबंधित जोड़ा गया। और उसके बाद 42वें संविधान संशोधन से ही राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी बनाया गया और लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। लोकसभा का एवं विधानसभा का कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया था। अब 44वां संविधान संशोधन आता है। जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें कई प्रावधान हुए। फिर जब दूसरा का 44वां संविधान संशोधन आता है, जो 42वें संविधान संशोधन में ऐसे जो अतिक्रमण हो सकते थे उनमें संशोधन करके कम ज़्यादा किया गया। जैसे कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए, जैसे 42वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति जब भी मंत्रिपरिषद यानी जो मंत्रिपरिषद कैबिनेट मिशन में मंत्री होंगे उनके द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब राष्ट्रपति के पास जब भी कोई मुद्दा जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, उसे देख सकता है, उसे रख सकता है, उस पर पुनर्विचार कर सकता है। उसके मतलब फिर उस पुनर्विचार के बाद अगर पुनः आता है तब जाकर उसे मानना बाध्यकारी माना जाएगा। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष जो उसमें कर दिया गया, 42वां संविधान संशोधन में 6 वर्ष कर दिया गया था, उसे घटा करके पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अब राष्ट्रीय आपात के विषय की बात किया जाए तो आंतरिक अशांति के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया और राष्ट्रपति कैबिनेट की इस लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन होता है। 52वां संविधान संशोधन कब आता है? 1985 में होता है। 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 आता है, तो 89 में आता है। तो इसमें लोकसभा और विधानसभा के मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी जाती है। 69वां संविधान संशोधन आता है 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 आता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाता है, अर्थात NCR का निर्माण 69वां संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है। अब 17वें संविधान संशोधन की बात की जाए। 17वां संविधान संशोधन आ जाता है, जो 17वां मतलब 70 जो था यह 1992 में आता है। इसमें दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान देने का अधिकार दिया गया। और 71वां संविधान संशोधन जो है तो 1992 में आता है। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं भाषा में शामिल किया गया। तो अर्थात 71वें जो संशोधन था, 71वां संविधान संशोधन 1992 में आता है, जिसमें नमक अर्थात नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन आता है 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आता है। संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों में भी सुधार किया गया। उसमें 45 में कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा का प्रावधान राज्य कराएगी।
उसके बाद मूल कर्तव्य में भी हुआ, उसमें 11वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य क्या है? जो तो 6 से 14 वर्ष के आयु 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों को उनके माता पिता, उनके गार्जियन जो होंगे, अभिभावक जो होंगे, वह उन्हें पढ़ाएंगे। अब उसके बाद आता है 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन जब आता है, 89वां संविधान संशोधन 2003 में आता है, तब SC/ST के लिए एक अलग आयोग, SC एवं ST के लिए एक अलग अलग आयोग का निर्माण किया जाता है, अर्थात अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, ऐसे 2 आयोगों का निर्माण 89वां संविधान संशोधन 2003 से किया जाता है। फिर आता है 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003 जब आता है, तो इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। अब 92वां संविधान संशोधन कब आता है? 2003 में। वो अनुसूची के माध्यम से 4 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन को? बोडमास कहा जाते हैं। बोडमास में कौन कौन? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब इसी के साथ ही 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या। अब आता है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आता है, जिसमें EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को सरकारी नौकरियों शैक्षणिक में 10% का आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है। फिर उसके बाद 104वां संविधान संशोधन आता है 2019 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 10% आरक्षण बढ़ा दिया जाए 2030 तक। फिर 105वां संविधान संशोधन होता है। 105वां संविधान संशोधन आता है। 105वां संविधान संशोधन जो आता है, उसमें राज्य को शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए सूची बनाने को पुनः और 102वां संविधान से छीन लिया गया था। फिर 106वां संविधान संशोधन आता है, जिसमें लोकसभा में सीटें बढ़ाई जाती हैं महिलाओं की 33%, जिसे हम विद्या और क्या कहते हैं, महिला बंधन योजना करके ऐसे कुछ करके था। अब संविधान के भाग की बात करें। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कौन किस भाग में क्या कहा है, इसके विषय में पढ़ते हैं। तो भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक विस्तारित है। अब भाग 2 में नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक विस्तारित है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक विस्तारित है। भाग 4 की बात किया जाए तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है, तथा भाग 4 का आता है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51 में है। भाग 5 आता है। भाग 5 संघ है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 आता है। भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से 237 तक आता है। और अनुच्छेद भाग 7 निरसित कर दिया गया है, अनुच्छेद 238 से संबंधित था। अब अनुच्छेद भाग 8 आता है। भाग 8 में राज्य क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक विस्तारित है। भाग 9 का आता है, तो इसमें नगर पालिका अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 या छात्र विस्तारित है। अब अनुच्छेद भाग 9 का आता है। भाग 9 में सहकारी समिति है। सहकारी समिति से 243 एन तक संबंधित है। एन से एन तक संबंधित है। अब भाग 10 आता है। तो भाग 10 में
अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान है, जिसका विस्तार अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 का तक है। फिर आता है भाग 11। भाग 11 में राज्य एवं संघ राज्यों के बीच अनुच्छेद 245 से 263 तक विस्तारित है। फिर आता है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से संबंधित है। इसका विस्तार अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 का तक विस्तारित है। फिर आता है भाग 12। भाग 12 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक विस्तारित है। फिर भाग 14 आता है, जिसमें वाणिज्य एवं समागम संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आती हैं, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक विस्तारित है। फिर अनुच्छेद 14 का आता है अधिकरण, जो कि अनुच्छेद 323 का तक विस्तारित है। अनुच्छेद 15 आता है। अनुच्छेद 15 243, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 से 329 का तक विस्तारित है। अब अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। विशेष उपबंध जैसे अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 का तक विस्तारित है। फिर आता है भाग 17। अगर भाग 17 की बात किया जाए तो भाग 17 में राजभाषा है, जिसका विस्तार अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक है। फिर आता है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध का विस्तार किया गया है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेखित है। फिर आता है अनुच्छेद भाग 19। भाग 19 की बात किया जाए तो भाग 19 में प्रकीण है, जो कि अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक विस्तारित है। फिर आता है भाग 20। भाग 20 जो है, इसमें संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368। फिर आता है भाग 21। भाग 21 में अस्थायी संगठन, कालीन और विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 369 और 392 तक विस्तारित है। फिर आता है भाग 22। भाग 22 जब आता है तो इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन आता है, जो कि अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक विस्तारित है। अब हम लोग आते हैं 12 अनुसूचियों पर। अगर हम 12 अनुसूचियों को ध्यान से देखें तो क्या क्या है 12 अनुसूची। तो 12 अनुसूची में क्या क्या है, तो पहली अनुसूची में है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। दूसरे में है वेतन, और वेतन में क्या क्या वेतन है या किसका किसका वेतन है यह देख लेते हैं। राष्ट्रपति का है, राज्यपाल का है, लोकसभा का है, विधानसभा के अध्यक्ष का है, उपाध्यक्ष का है, राज्यसभा का है, विधान परिषद के सभापति का है, उपसभापति का है, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है, कैग को मिलने वाला वेतन का है, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। अब आता है तीसरे में शपथ है। शपथ और प्रतिज्ञान है, अर्थात भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित अनुसूची कौन सा है, तो तीसरी है। फिर आता है आपका चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में स्थानों का आवंटन है। फिर पाँचवीं अनुसूची आता है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रकाशन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। फिर आता है अनुसूची छठी। अनुसूची छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। फिर आता है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। फिर आता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आता है अनुसूची 19। अनुसूची 19 जब आता है, अनुसूची 9 में क्या है, तो
कुछ अधिनियम और विनियम का विधिमान्यीकरण है। अनुसूची 10 आता है। अनुसूची 10 में दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। फिर आता है अनुसूची 11वीं। अनुसूची 11वीं क्या है? तो अनुसूची 11वीं पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और प्रदायों से संबंधित है। अब आता है अनुसूची 12। अनुसूची 12 में नगर पालिका आदि शक्तियों का प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। अब इसके बाद आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख ऐसे अनुच्छेद जो पढ़ने योग्य हैं या जिन्हें हम याद रखना आवश्यक है, उन अनुच्छेदों पर एक नज़र डालते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 में भारत का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और क्षेत्र, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 में